स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप हैं केमिस्ट्री लर्निंग के साथ। आज से फिर हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये सॉल्यूशन टॉपिक का एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लेते हैं दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शॉर्ट में हम RLVP कह सकते हैं। वेपर प्रेशर को कहते हैं हिंदी में वाष्प दाब, और लोअरिंग मीन्स होता है कमी। RLVP को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इसे समझने के लिए हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया। ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया। यहाँ पर मैंने एक लिक्विड फिल कर दिया है। अब इस लिक्विड के जो हायर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पर आएंगे और इनका इवेपोरेशन होगा। तो जब इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होना शुरू हुआ तो यहाँ पर वेपर्स बननी शुरू हुई। तो अब हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि जब ये इवेपोरेशन हुआ और ये वेपर्स बनी, तो जो ये वेपर्स प्रेशर लगाएंगे उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर वेपर्स बना रहे हैं, तो अभी तो इवेपोरेशन हो रहा है, यानी यहाँ लिक्विड का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। फिर जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर लिक्विड का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लेवल है लिक्विड का ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब लिक्विड का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा तो उस टाइम पर रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर है? यानी जब लिक्विड का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे, और उस टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा, क्लियर है, तो उस केस में जो वेपर्स इस कंटेनर की वॉल से कॉलिजन्स करेंगी, ये वेपर्स कंटेनर की वॉल से जो कॉलिजन्स करेंगी उन कॉलिजन्स से एक प्रेशर जनरेट होगा जिसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। सीधी सीधी बात, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वेपर्स बन रही हैं यहाँ तो वेपर प्रेशर लग रहा है। वेपर प्रेशर की बात हम कब करेंगे? इक्विलिब्रियम पर करेंगे। कब? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होगा। क्लियर है दोस्तों? तो वेपर प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। कौन सा प्रेशर? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं उसे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर हम कहेंगे। क्लियर है? जनरली क्या देखा जाता है कि अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम है। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, ये बात हम अलग से डिस्कस करेंगे। मीन्स यहाँ पर हम लिक्विड को चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वाटर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हमने यहाँ फॉर एग्जांपल अल्कोहल ले लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ लिक्विड को चेंज करते हुए देखते रहेंगे कि यहाँ पर जो कॉलिजन होने से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कम है कि ज़्यादा है। तो जनरली क्या पता चलेगा कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अल्कोहल से तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यानी अल्कोहल के केस में वाटर के कंपेरेटिवली वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। खैर, तो ये वेपर प्रेशर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जिसका नाम है RLVP। अब RLVP मैंने डिस्कस अभी बताया था क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने डिफाइन किया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। यानी RLVP नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। क्लियर है? अब देखेंगे हम कि RLVP होता क्या है। देखिएगा, इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कौन होते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जो वेपर्स नहीं बनाते हैं। क्लियर है? जो वेपर्स नहीं बनाते हैं, यानी कैसे होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने यहाँ लिया। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एग्जाम्पल क्या है? हमने लिया फॉर एग्जाम्पल NaCl, नमक, और हमने उसे पानी में मिलाया।
क्लियर है। NaCl को हमने वाटर में मिलाया, क्लियर है, तो क्या होगा, वाटर का NaCl को वाटर मिलाने से वाटर का तो इवेपोरेशन हो जाएगा, लेकिन NaCl का इवेपोरेशन नहीं होगा, मतलब उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी। क्लियर है दोस्तों। तो NaCl क्या हुआ, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इस मेथड का यूज़ जब नमक बनाने के लिए किया जाता है, तो जो सी होता है, समुद्र होता है, उसके आसपास छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, वहाँ पानी भर दिया जाता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उनका तो इवेपोरेशन हो जाता है और नमक वहीं रह जाता है। इसलिए इसी तरह से आप खेत में देखते हैं कि आप यूरिया डालते हैं, यूरिया, तो यूरिया जब आप डालते हैं तो वहाँ पर गीली मिट्टी में यूरिया डिसोल्व हो जाता है, चलिए, और फिर वाटर का इवेपोरेशन तो होता है, लेकिन उस यूरिया का इवेपोरेशन नहीं होता है। तो मीन्स ये क्या है, NaCl, यूरिया और ग्लूकोज, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लें और उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में या प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दें, मिला दें। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द वोलेटाइल सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट, तो अब क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला है तो अब क्या बन गया, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब किसके कंपेरेटिवली डिक्रीज होगा, किसकी रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगा, किसकी रेस्पेक्ट में डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ हम किसकी रेस्पेक्ट में देखेंगे, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की रेस्पेक्ट में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्या क्या हुआ, अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, किस में मिलाया, प्योर सॉल्वेंट में मिलाया, तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाने पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इस वेपर प्रेशर में होने वाली कमी को हम कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं कह रहे हैं, क्या कहेंगे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमने किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है, तो जो प्राप्त सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो सॉल्यूशन बना है, उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली कम मिलेगा। क्लियर है, यानी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगी, और जिसे हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे दोस्तों। क्लियर, तो क्या हुआ फिर, एट एनी टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, कम होगा, लेस देन होगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। कैसे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। अब ऐसा होगा क्यों, यह बात हमें समझना है कि ऐसा क्यों होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इस बीकर में हमने क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, ले, अब जब प्योर सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट हमने कैसा लिया, वोलेटाइल, अब वोलेटाइल लिया तो क्या करेगा, वेपर्स बनेंगी, यानी इसका इवेपोरेशन होगा, और जब इवेपोरेशन होगा तो यहाँ पर वेपर्स बनेंगी। वही बात, वेपर्स यहाँ पर कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा जिसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर जनरेट हुआ उसे हम क्या कह देते हैं, P0। क्लियर, क्या है P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका वेपर प्रेशर P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। क्लियर दोस्तों, अभी ये अकेला सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है, यानी इसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है दोस्तों। क्लियर, लेकिन अब अगर हम इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया और हमने इस सॉल्वेंट में मिला दिया, अब क्या हो जाएगा, अब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, तो हम इसे अलग से ले लेते हैं कि जब हमने इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया है तो हमें क्या मिला है, यहाँ पर सॉल्यूशन मिला है दोस्तों। क्लियर है, जी हाँ। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ पर सॉल्यूशन है तो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से ये लिए, ये हैं फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये ले, और ये जो रेड कलर के हैं ये है फॉर एग्जांपल सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मैंने बड़े साइज के लिए और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मैंने छोटे साइज के लिए हैं दोस्तों। ये ले, तो क्या होगा बताइए, सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल, और जब सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो इनका इवेपोरेशन होगा। ये ले, तो इनका इवेपोरेशन हुआ, ये कौन से मॉलिक्यूल यहाँ गए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ गए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन, क्योंकि हमने कहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इनकी वेपर्स नहीं बनेगी दोस्तों। क्लियर है, खैर तो यहाँ देखिए जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था इनका इवेपोरेशन हो रहा था, यहाँ
हमने सॉल्यूट मिलाकर जब देखा सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन यहाँ भी हो रहा है। क्लियर है? तो फिर वेपर प्रेशर कम कैसे हो गया? अब देखो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में हमें वेपर प्रेशर कम क्यों मिलेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट? क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। क्लियर है? तो क्या हुआ, यहाँ पर इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेशन करने के लिए जो एरिया मिल रहा है, सरफेस एरिया मिल रहा है, वो सरफेस एरिया कम मिल रहा है दोस्तों। क्यों मिल रहा है कम? क्योंकि इस बीकर में कौन है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। इसलिए तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इवेपोरेशन होने के लिए जो सरफेस एरिया अवेलेबल है, सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल जो उपलब्ध है वो कम है। क्लियर है? अब क्या होगा, जब सरफेस एरिया कम अवेलेबल होगा तो कोलिजन्स बताइए क्या होगा? कोलिजन्स कम होंगे। किसके साथ कोलिजन? यहाँ पर इस कंटेनर की वॉल से कम मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, और जब कम मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम जनरेट होगा। क्लियर है? तो वेपर प्रेशर इस केस में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आती है? मींस जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला देते हैं तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है और उसका वेपर प्रेशर हम देखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम मिलता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैं इसे इस तरह से भी समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वोलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। चलिए, इनके साथ हमने क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इनके पास बैठा दिया। अब क्या होगा, ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो जस्ट चिल रहते हैं, उन्हें टेंशन ही नहीं है, बस एग्जाम आया, शाम को जिस दिन पेपर है उस दिन मॉडल खरीदे और जस्ट चिल पढ़ा और एग्जाम में जाकर कुछ नकल की, कुछ अपने आप से लिखा, ले और कराए काम, पास हो गए। और फिर आपको सिखाएंगे, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये ज़िंदगी है, ये एक ही बार आती है, ये बार बार नहीं आती है, इसे मज़े से जीना चाहिए, हमारी तरह जीना चाहिए। ये तो क्या करेंगे भाई इस केस में? वो जो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्या करेंगे? पढ़ने से रोकने का काम करेंगे। यानी वो पढ़ने वाले स्टूडेंट जब अकेले थे तो उस केस में वो ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन होगा, पढ़ने का एक जज्बा, एक जुनून उनके अंदर होगा। लेकिन जब उनके साथ ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे और वो ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि हाँ यार, ये भी इंसान है, ये भी मज़े कर रहे हैं और ये पढ़ भी रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा सेंटेंस आप पूरा करेंगे, हाँ, रंग बदलता है। चलिए दोस्तों, तो क्या होगा कि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। चलिए, तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। चलिए दोस्तों, जी हाँ, हम चलते हैं आगे। हम मान लेते हैं कि अगर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो फॉर एग्जांपल P0 था। चलिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, अगर उसका वेपर प्रेशर PS है तो कौन ज़्यादा होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर? अभी हमने पढ़ा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P0 इज ग्रेटर देन किससे? PS है, या PS इज लेस देन P0। ऑलवेज ऐसा ही होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कैसा होगा? ग्रेटर देन होगा। तो क्या हुआ, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में होने वाली कमी किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। चलिए, तो अब हमें ये निकालना है कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसमें कमी कितनी हुई है? तो कमी, यानी हमें क्या कमी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसे हमने कहा डेल्टा P। तो डेल्टा P क्या होगा? P0 माइनस PS। क्लियर है दोस्तों? जी हाँ। अब देखिएगा, ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लेकिन हमें तो क्या पढ़ना था? हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLV भी पढ़ना था दोस्तों। तो देखिए, रिलेटिव का मतलब यहाँ क्या होता है? रिलेटिव का मतलब यहाँ रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव का मतलब है यहाँ तुलनात्मक। क्या है? कंपैरिजन। तो हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं? जो ये वेपर प्रेशर में हमने कमी देखी, भाई किसकी रेस्पेक्ट में देखी? P0 की रेस्पेक्ट में देखी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में देखी। तो RLVP क्या होगा? P0 माइनस PS, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसकी रेस्पेक्ट में देखा था भाई? किसकी? P0 की, यानी वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की रेस्पेक्ट में देखा था। तो RLVP इज इक्वल टू क्या होगा? P0 माइनस PS अपॉन P0। ये ले, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि P0 माइनस PS यहाँ किसके इक्वल है? डेल्टा P के, तो डेल्टा P अपॉन P0 भी हम लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ होता है। ये ले दोस्तों, हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि PS इज लेस देन P0। ये ले, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इस बात को समझाया राउल्ट ने।
राउल्ट साइंटिस्ट ने समझाया और हम इसलिए यहाँ डिस्कस करते हैं राउल्ट्स लॉ। वैसे तो राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है, लेकिन हम आइडियल सॉल्यूशन को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम यहाँ पर RLVP का यूज़ क्या है, RLVP में PS और P नोट का क्या रिलेशन है, ये राउल्ट ने हमें बताया है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब राउल्ट लॉ क्या कहता है वो देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये लिया, हमने पिछली वीडियो में देखा था मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। ये लिया दोस्तों, जी हाँ। तो देखिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जो डेफिनेशन थी उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, वैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और x सॉल्वेंट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा भाई? PS अपॉन P नोट के इक्वल होगा। यानी P नोट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल से इधर आकर डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो PS अपॉन P नोट। अब आपको पता है कि जो x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो x सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा यहाँ? x सॉल्वेंट होगा यहाँ 1 माइनस x सॉल्यूट के इक्वल होगा। ये दोस्तों, ये हम जब मोल फ्रैक्शन स्टडी किया था तो वहाँ पर बता चुके हैं। तो यहाँ पर x सॉल्वेंट की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1 माइनस x सॉल्यूट। तो ये 1 माइनस x सॉल्यूट इज इक्वल हो जाएगा PS अपॉन P नोट। क्लियर? तो यहाँ पर हम लेंगे x सॉल्यूट निकालना है, तो ये 1 इधर चला जाएगा। क्लियर दोस्तों? जी हाँ। तो x सॉल्यूट इज इक्वल होगा 1 माइनस PS अपॉन P नोट, तो ये हो जाएगा P नोट माइनस PS अपॉन P नोट। क्लियर? तो हमारा क्या रिलेशन आया? हमारा रिलेशन आया x सॉल्यूट इज इक्वल टू P नोट माइनस PS अपॉन P नोट या डेल्टा P अपॉन P नोट। क्लियर है? और हमने पीछे पढ़ा था कि डेल्टा P अपॉन P नोट किसके इक्वल होता है? RLVP के इक्वल होता है। तो इस बात से हमें क्या पता चला है कि जो RLVP है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो x सॉल्यूट के इक्वल है। यानी RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है दोस्तों? जी हाँ। ये कहाँ से आया है ये मैंने आपको बताया है। आप डायरेक्ट यहाँ से जो हमने पीछे पढ़ा राउल्ट्स लॉ, यहाँ से आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप बिना इसे डिस्कस किए आप ये लिख सकते हैं RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये लिया दोस्तों, लेकिन ये कहाँ से आया है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो RLVP किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। क्लियर है? यानी विलेय के मोल प्रवाह के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिएगा RLVP एज इट इज है इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है भाई मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्लियर दोस्तों? जी हाँ। तो RLVP इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट को B लेते हैं हम और सॉल्वेंट को हम A लेते हैं। क्लियर है? किसी बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें 2 कंपोनेंट्स A एंड B है, हमने B को सॉल्यूट माना है और A को सॉल्वेंट माना है। तो N सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ NB और अपॉन N सॉल्यूट यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं? N। क्लियर दोस्तों? जी। तो हम क्या लेंगे अब? हमें लेना है अगर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि आप 100 ग्राम चीनी एक गिलास पानी में डाल दें तो पानी बहुत मीठा होगा। लेकिन अगर आप 100 ग्राम चीनी एक बाल्टी पानी में डालें तो 100 ग्राम चीनी के अंदर मिठास तो उतनी है, लेकिन वो पानी कम मीठा होगा। क्लियर है? मतलब क्या होगा कि पानी जब बढ़ा लेकिन आपने चीनी नहीं बढ़ाई। 100 ग्राम चीनी एक गिलास में डाली, 100 ग्राम चीनी एक बाल्टी में पानी में डाली है। इसलिए तो आपने क्या बढ़ाया? सॉल्वेंट तो बढ़ाया लेकिन सॉल्यूट को नहीं बढ़ाया। तो जब सॉल्वेंट बढ़ता चला जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा होता चला जाएगा? डाइल्यूट होता चला जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम उसी 100 ग्राम चीनी को मतलब 100 ग्राम चीनी को अगर हम 1000 लीटर पानी के टैंक में डाल दें जो ऊपर रखा है, क्या होगा? उस 100 ग्राम चीनी की मिठास तो उतनी रहेगी, लेकिन जब आप पानी पिएंगे तो आपको तो ये पता है कि आपने उसमें चीनी डाली है, लेकिन जो अनजान आदमी है जिससे नहीं पता है कि इसमें चीनी डाली है, आप उससे पूछ कर देखना वो क्या कहेगा?
कि इसमें तो चीनी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि उसमें पानी इतना ज़्यादा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हैं कि उसने चीनी को नेग्लेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। आप भी तो नेग्लेक्ट करते हैं ना दोस्तों? हाँ, आप भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो चीनी के वहाँ पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट हो जाएंगे, यानी वो इतने कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे कि वो नेग्लिजिबल माने जाएंगे। ये ले है एज कम्पेयर टू किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये ले दोस्तों जी। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी बहुत कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इस रिलेशन में यहाँ से एन बी नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यही वाला एन भी नेग्लेक्ट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नेग्लेक्ट होंगे, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि नेग्लेक्ट भी कब होता है? नेग्लेक्ट भी हम कब ले सकते हैं? जब हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप मेरा कंपैरिजन करें कि धीरू भाई अंबानी के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं हो। हाँ, आप मेरा कंपैरिजन अगर कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की रेस्पेक्ट में, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए अगर आप किसी बहुत गरीब व्यक्ति से मेरा कंपैरिजन करें, इसलिए तो उस टाइम आप क्या कहेंगे कि नहीं ये बहुत कुछ है। इसलिए तो आप क्या करेंगे? आप अगर नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपेयर करना है। आप बहुत कुछ है, बशर्ते कि आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन किससे करना है, क्लियर है। तो आप बहुत कुछ हैं, आप याद रखना, आप सब कुछ हैं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। यू आर परफेक्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, क्लियर है। हाँ जी दोस्तों, तो देखेंगे हम यहाँ RLVP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ से हमने NB को नेग्लेक्ट कर दिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रख दी, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रख दी क्या? WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ रखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा RLVP इज इक्वल टू WB MA अपॉन MB WA। और यहाँ पर MB क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलेगा WB MA अपॉन WA इंटू RLVP, यानी MB इज इक्वल टू WB MA अपॉन WA इंटू RLVP। ये दोस्तों, ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला बना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज फिर हमने एक दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या निकालने की कोशिश की? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश की है। इस रिलेशन में भी आप देखेगा, जो मैंने पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, कि रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो RLVP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। यानी RLVP क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, और अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये है, यानी ये बात भी आपको याद रखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसा होगा? ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों। क्लियर है जी। यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम आगे चलते हैं। जी हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है RLVP की, वो ऑस्टवाल्ड वाकर मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ऑस्टवाल्ड वाकर मेथड का यूज़ किया जाता है किसके लिए? RLVP की एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इस रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया है वो आप देखें। एन एक्वस सॉल्यूशन दिया, जहाँ भी एक्वस सॉल्यूशन दिया इसका मतलब क्या है दोस्तों? वहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। ये ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया है 2%, एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर उसने दिया है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, यानी MB पूछ रहा है किसका? सॉल्यूट का, यानी MB पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर है। तो हम देखते हैं यहाँ कि उसने क्या दिया है। उसने बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन कौन है? एक्वस है दोस्तों, जलीय विलयन है। क्लियर। तो इसलिए हमें पता होता है, हमें तो पता ही होता है क्या, कि जो वाटर होता है, वाटर कौन है? सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट अगर है तो उसका प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर है वो क्या है? नॉर्मल प्रेशर है। नॉर्मल प्रेशर उसने यहाँ पर लिया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट उसने यहाँ पर कहा है, ये ले है। तो हम क्या ले लेंगे? P0 इज इक्वल टू 1 ATM, यानी 1 एटमॉस्फेयर। और ये किसके इक्वल होता है? 1.013 बार के इक्वल होता है दोस्तों। क्लियर है। क्योंकि उसने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात की है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सी। क्लियर है। और 100 डिग्री सी कितने प्रेशर पर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। तो हमने यहाँ
पी नोट कितना लिया दोस्तों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, और ये किसके इक्वल होता है, 1.013 बार के इक्वल होता है। क्लियर है जी। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसने दिया है, कितना दिया है, 1.004 बार। क्लियर। अब बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, उसने कहा 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी 2 ग्राम्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर दोस्तों जी। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। क्लियर। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। क्लियर है। वेट बाय वेट में आप देखते हैं, आपने पीछे सीखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। हमें किसका निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉलिड। तो 100 माइनस 2 कितना हो गया, 98 ग्राम। ये हमारा क्या गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो हम पहले अलग से RLVP निकाल लेते हैं। RLVP क्या होता है, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट। हमने पी नॉट की वैल्यू रखी 1.013 माइनस PS की 1.004 है अपॉन पी नॉट 1.013। इसे कैलकुलेट करके आएगा 0.0088। हमने यहाँ पर पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट RLVP अलग से कैलकुलेट कर लिया है। आप अलग से ना भी कैलकुलेट करके डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकते हैं दोस्तों। इसलिए हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने जनरेट किया था। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमसे पूछा है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट इंटू MA यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू RLVP। RLVP की वैल्यू हमने अलग से निकाल ही ली है, तो हम यहाँ रख देंगे दोस्तों, MB इज इक्वल टू WB MA अपॉन WA इंटू पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट। ये RLVP की जगह हमने रखा है। तो MB इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 18, क्योंकि सॉल्वेंट कौन है, H2O, और H2O का मोलर मास कितना होगा, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 18 रखा। क्लियर। मोल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 98 ग्राम है, और पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट की वैल्यू 0.0088 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 36 अपॉन 0.8624 आएगा, और इसे कैलकुलेट करके हमारा MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा 41.74 ग्राम पर मोल। चलिए दोस्तों, यूनिट के साथ आप वैल्यूज़ रखेंगे तो आपकी यूनिट ये रहेगी, और आपको वैसे ही पता है कि मोलर मास की यूनिट जो होती है वो होती है ग्राम पर मोल। चलिए दोस्तों, तो आज थे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP के साथ। चलिए, थैंक यू। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को।